हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 20 हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही 20 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित तथा तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चनों की टोटल 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला है दोस्तों। तो बिना स्किप किए, बिना क्लास को स्किप किए, बिना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों, मृगांक शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? चंद्रमा होता है दोस्तों मृगांक शब्द का पर्यायवाची। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, अविकारी शब्द कौन सा है इनमें से? लड़का नहीं है, वह भी अविकारी शब्द नहीं है, अच्छा भी नहीं है दोस्तों। यहाँ यहाँ जो शब्द है दोस्तों, ये अविकारी शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग होते हैं दोस्तों? एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं सार्थक शब्द, और दूसरे प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो होते हैं निरर्थक शब्द। क्या होते हैं दोस्तों? निरर्थक शब्द। ठीक है, तो व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों, क्या, कुछ, कौन, ये तीनों के तीनों निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह है दोस्तों यह। तो यह किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? यह जो है एक निश्चयवाचक शब्द है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो नया पत्ता जो है उसके रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार हैं दोस्तों, वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो नए पत्ते नामक इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन उनके संवर के। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन उनके संवर के, इसमें कौन सा? तो इसमें है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन उनके संवर के। तो इसमें होगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? इसमें जो मूर्धन्य वर्ण है दोस्तों वह है आपका टॉ, ठॉ, डॉ, ढ होते हैं। तो टॉ इसमें जो है मूर्धन्य वर्ण है दोस्तों, टॉ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। तो हिकारत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिकारत का अर्थ होता है उपेक्षा। ठीक है दोस्तों, हिकारत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है उपेक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों इसमें? तो इसमें से जो महाप्राण व्यंजन है दोस्तों वह है छ। छ कैसा व्यंजन है दोस्तों? यह है दोस्तों महाप्राण व्यंजन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दांत काटी रोटी होने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इस मुहावरे का अर्थ, चूंकि दोस्तों हमने मुहावरे की पूरी क्लास करा रखी है,
आप उसको प्ले लिस्ट में जाके बहुत आसानी से देख सकते हैं। 45 मिनट की क्लास है, इसको उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दांत कटी रोटी होने मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों पक्की दोस्ती होना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है पक्की दोस्ती होना। दांत काटी रोटी होना और मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती होना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो पुर्तगाली शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से पुर्तगाली शब्द है दोस्तों पादरी। पादरी पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो दोस्तों जो प्रत्येक शब्द है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। प्रतिधन एक होता है दोस्तों इसका संधि विच्छेद। तो प्रति में ई आ गया दोस्तों और ई के बाद ए आ गया, तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? यहाँ पर होगी दोस्तों यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि इसमें है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है। तो खंडन का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है मंडन। क्या होता है दोस्तों? खंडन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? वो होता है मंडन होता है खंडन का विलोम शब्द। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वित्त, चित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन का कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न विकल्पों से कौन से हैं? तो दोस्तों वो व्यक्ति जिन्होंने प्रेस, रेडियो, टीवी, वित्त चित्र और फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण और इनसे संबंधित सभी कार्यों में अपना योगदान दिया है हिंदी के क्षेत्र में, तो वो कौन है? वो व्यक्तित्व का नाम क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी। ठीक है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी जो है इन सभी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? तो कारक चिन्हों को क्या कहते हैं दोस्तों? कारक चिन्हों को कहा जाता है दोस्तों परसर्ग। क्या कहा जाता है? परसर्ग। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग, प्रत्यय और अक्षर आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कारक चिन्हों को कहते हैं वो कहा जाता है परसर्ग, इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का ही है। उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? दोस्तों उद्दंड मार्तंड के जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर। ठीक है दोस्तों, कि कौन थे इनके प्रथम संपादक? वह हैं पंडित जुगल किशोर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द है। तो इन विकल्पों में से देशज शब्द कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों ढिंग। क्या है दोस्तों? ढिंग। ढिंग जो शब्द है दोस्तों वह है आपका देशज शब्द। ठीक है, सच भी देशज नहीं है, स्नेह भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ढिंग जो है वह है देशज शब्द इनमें से। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिपि का क्या अर्थ है? लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्वनि चिन्हों को यानी कि भाषा के 3 रूप में लिखित, मौखिक और सांकेतिक, तो अगर ध्वनि चिन्हों को अगर लिखित रूप में व्यक्त किया जाए तो उसको बोला जाता है दोस्तों लिपि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या सम्मान प्राप्त था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस विकल्प में दही का लिंग निर्णय होता हो वह है। तो दोस्तों दही का लिंग निर्णय किसमें होता है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, मैं दही खाती हूँ या मैं दही खाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कहें तो दही का जो लिंग निर्णय होता है वो ऑप्शन नंबर बी से होता है, दही खट्टा है। ठीक है दोस्तों, तो दही खट्टा है में दही का लिंग निर्धारण होता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों दही जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है, दही खट्टा है। ठीक है दोस्तों, किस लिंग में आता है ये इसका लिंग निर्धारण होता है यहाँ पर पुल्लिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो जो हारुल नृत्य होता है दोस्तों, इसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों? हारुल नृत्य जो होता है वो पांडवों के जीवन पर आधारित एक नृत्य है दोस्तों, जिसमें पांडवों के जीवन काल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हारुल नृत्य जो है इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो दोस्तों जो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम जो औद्योगिक रोबोट है दोस्तों, वह है ब्रावो। क्या है दोस्तों? वह है ब्रावो। ब्रावो जो रोबोट है दोस्तों, वो TLN द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस का भारत का औद्योगिक रोबोट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो बाजरे के दाने प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। वो किन स्थलों से प्राप्त हुए थे? वो हुए थे दोस्तों लोथल व रंगपुर। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल व रंगपुर। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से बाजरे के दाने प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो GST लागू हुई थी, उसको पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो उत्तराखंड 5वें स्थान पर है GST लागू करने वाला। उत्तराखंड जो है भारत का 5वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है। तो विश्व में सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है दोस्तों? वो आता है फंडी की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फड़कानौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई थी। तो फड़कानौली और पेटसाल जो शिलाश्रय हैं, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दोस्तों ये की गई थी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी फड़कानौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? तो 2017-18 की बात है दोस्तों, ये उस समय जो सकल घरेलू उत्पाद GDP जो था दोस्तों, उसमें क्या रहा था सही अनुक्रम? तो यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, इस तरीके से जो इन क्षेत्रों का योगदान जो है घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो है द्वितीय क्षेत्र का रहा था, फिर तृतीय क्षेत्र का रहा था और उससे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र का रहा था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है वाल्टन के द्वारा। तो वाल्टन ने किया है दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब सबसे पहले नाभिकीय परीक्षण किया था, वो कब किया था दोस्तों? ये किया था 16 जुलाई 1945 को। कब किया था? 16 जुलाई 1945 को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे। तो तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों, ये किए गए थे 1897 में। कब किए गए थे दोस्तों?
ये किए गए थे 1897 में। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम जो है 1897 में जो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 पैसे और 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य 130 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो आएगा, अगर हम बात करें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे दोस्तों यहाँ पर वो होंगे आपके 25 पैसे के सिक्के 240 होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तब इसके जो कीमत आएगी उस सिक्कों की संख्या के हिसाब से, जो 240 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कीमत आएगी दोस्तों वो 60 रुपये आएगी। और साथ ही अगर 50 पैसे के 140 सिक्के होंगे दोस्तों, तो उनकी जो कीमत आएगी दोस्तों वो आएगी 70। ठीक है, और 70 और 60 को जोड़ के दोस्तों 130 रुपये यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, और 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तो दोस्तों तब जाके 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपये के लिए जो है 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, और 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से तब 130 रुपये टोटल बनेंगे। तो इस प्रकार से 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या आएगी दोस्तों आएगी 140। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो शक्ति नामक जो पत्रिका थी दोस्तों, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा द्वीप समूह ऐसा है जिसको कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है दोस्तों व्हीलर द्वीप को। ठीक है दोस्तों, व्हीलर द्वीप जो है दोस्तों, व्हीलर द्वीप, इसे कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अमोघ भूति शासक था। तो अमोघ भूति कहाँ का शासक था दोस्तों, किस वंश का शासक था। तो अमोघ भूति दोस्तों ये था कुषाण वंश का, सॉरी कुणिंद वंश का ये शासक रहा है दोस्तों अमोघ भूति। ठीक है, तो कुणिंद वंश का शासक है अमोघ भूति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसको कसकर पकड़ लेना है। तो किसने कहा था दोस्तों आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है। तो ये शब्द थे दोस्तों महात्मा गांधी के। ठीक है, किसके थे, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। तो गोरखों ने उत्तराखंड पर प्रथम आक्रमण कब किया था दोस्तों, ये किया था दोस्तों 1791 में। कब किया था दोस्तों, 1791 में गोरखों ने उत्तराखंड में प्रथम बार आक्रमण किया था, 1791 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो नीरू मीरू, या नीर मतलब जल होता है दोस्तों, तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है दोस्तों ये है जल संरक्षण से। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेंगे। नीरू मीरू जो कार्यक्रम है इसका संबंध किससे है दोस्तों, वह है जल से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों कसार देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों कसार देवी का जो मंदिर है दोस्तों वह है कश्यप नामक चोटी पर। किस चोटी पर है दोस्तों, यह है कश्यप नामक चोटी पर है कसार देवी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों, दोस्तों ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये है आपका टीकाकरण से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो हर्सिल क्षेत्र जो है दोस्तों, हर्सिल क्षेत्र में जो विल्सन प्रजाति विकसित की गई है दोस्तों, वो विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों, वो की गई फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा दोस्तों विल्सन प्रजाति जो है विकसित की गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।
तो भारत के अंतर्गत जो जनहित याचिका डालने की जो बात हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी दोस्तों? हुई थी 1986 में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत के अंतर्गत जो बालेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो किस शासक से संबंधित हैं? वो हैं दोस्तों क्राचल देव के शासन से। ठीक है, तो क्राचल देव के शासन से संबंधित हैं दोस्तों चंपावत में जो अभिलेख जो है बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख हैं, वो क्राचल देव के समय से हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि Z इज इक्वल टू 78, ACT इज इक्वल टू 72, देन BAT कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कैलकुलेशन से, वो होगा 69। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 69। आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ राजी जनजाति रहती है दोस्तों, उसके निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहा जाता है रौत्यूड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजी जनजाति के रहने के स्थान को कहते हैं रौत्यूड़ा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ कब से हुआ था या किस देश से हुआ था? तो दोस्तों जो अर्थ आवर्स मनाया जाता है, उसका जो आरंभ हुआ था वो कहाँ से? ये किया गया था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अर्थ आवर कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो किस देश से आरंभ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों कौन सा हादसा हुआ था जिसमें प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों था मालवा भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। तो सल्तनत काल में जो दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो बगड़वाल नृत्य किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों नीति घाटी में रहने वाले लोगों के द्वारा बगड़वाल नृत्य किया जाता है, नीति घाटी में रहने वाले लोगों द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? वो होती है हरिके बैराज से। किस बैराज से दोस्तों? ये होती है हरिके बैराज से शुरू होती है दोस्तों, हरिके बैराज से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभासार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सभासार नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, कौन है सभासार नामक पुस्तक के लेखक? वह हैं सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में। पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों देवप्रयाग विकास खंड में स्थित है, पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, किस नाम से है? पलेठी का सूर्य मंदिर। ये देवप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो मानव अधिकारों के जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय जो है उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 2509 है, तो दोस्तों अगर 3 स्टार 5 की हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है? 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9,
और 5 का स्क्वायर है 25। तो यहाँ पर लिखा गया है 2509 लिखा गया है दोस्तों, आप देख रहे हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर के अंकों को अगर हम देखें तो 4 स्टार 6 है, 4 स्टार 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 × 6 36, और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो दोस्तों 36 और 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगले वाले में देखें। अगले वाले में क्या है दोस्तों, 5 स्टार 7 है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसको भी उल्टा लिखा गया 49 25। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो इसी प्रकार हम लास्ट वाले का भी आंसर माइंड कर सकते हैं। 6 और 8 200। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो उत्तर हो जाएगा 64 36। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा 6436, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है दोस्तों, वह है दोस्तों राज बद्री। राज बद्री जो है बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा योग बद्री, वृद्ध बद्री, कपाल बद्री, ये भी बद्रीनाथ धाम के मंदिर हैं। लेकिन जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों राज बद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या है दोस्तों, एंड्रॉयड दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया जाता है। तो औषधि प्रस्थ से किसे उल्लेखित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है दोस्तों कुमार संभव को। किसको किया गया है, कुमार संभव को दोस्तों। कालिदास की रचना है ये, और इसको औषधि प्रस्थ में से उल्लेखित किया गया है। कुमार संभव को दोस्तों औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे 5, वो थे दोस्तों पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये 5 के 5 जो है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया था। तो सामुदायिक वनों से संबंधित वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों के द्वारा जो समर्थन दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था 1931 में। कब दिया गया था, 1931 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो भारत के किस राज्य में गोरान घाट दर्रा स्थित है दोस्तों, वह है दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत है दोस्तों गोरान घाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवनों का निर्माण किसने कराया, किसके द्वारा करवाया गया था। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय नैनीताल में है, इसके भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये कराया गया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा, सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूमि विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय प्रतिभूमि विनिमय बोर्ड की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1988 में, 1988 में भारतीय प्रतिभूमि विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया था और वर्तमान में संगोली अवस्थित है। तो दोस्तों 1815 में जो संगोली की संधि हुई थी, तो उस समय उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गया था। तो ये संगोली कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है दोस्तों बिहार राज्य में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है संगोली, यह आता है दोस्तों बिहार राज्य में है वर्तमान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसका कार्यकाल कितना होता है, वो होता है दोस्तों 9 वर्ष का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों 9 ईयर का रहता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति जो है भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई थी दोस्तों? वो हुई थी यूरेशियाई भूखंड से टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रांची स्टेडियम स्थित है। तो रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रांची स्टेडियम दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल जिले में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। ए बी से अधिक अंक अर्जित करता है, बी सी से कम अंक अर्जित करता है, सी ए से अधिक अंक अर्जित करता है और डी ए से अधिक अंक लेकिन सी से कम अर्जित करता है। उपयुक्त के आधार पर कौन सबसे अधिक अंक अर्जित करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा, तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों ए जो है बी से अधिक अंक ला रहा है, ए बी से अधिक है, और बी सी से कम अंक अर्जित कर रहा है। तो यहाँ पर जो बी है वो सी से कम अंक अर्जित कर रहा है और सी जो है ए से अधिक अंक अर्जित कर रहा है। तो सी सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी से ज़्यादा ए लाया है और सी ने बी से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और सी जो है ए से भी ज़्यादा अंक वाला है। तो डी ए से अधिक अंक लेकिन सी से कम अंक अर्जित करता है, तो डी यहाँ पर बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी सबसे अधिक अंक अर्जित करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाला ही इसका सही आंसर भी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सरकार ने भोटिया जनजाति की भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति की अधिसूचित कब किया था? तो दोस्तों भोटिया जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 1967 में लाया गया था। 1967 में भोटिया जनजाति को एसटी की सूची में जारी रख दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो MS एक्सेल में जो चयनित पंक्तियां हैं उनको छिपाने की शॉर्टकट जो कुंजी है दोस्तों वह है Ctrl+9। ठीक है दोस्तों, Ctrl+9। ठीक है दोस्तों, Ctrl+9 अगर हम MS एक्सेल में डालें तो इससे जो है चयनित पंक्तियों को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी ये होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी शांतिलाल द्विवेदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 के अंतर्गत भारत का जो पहला सर्वेयर जनरल था वो कौन था दोस्तों? वो था कॉलिन मैकेंजी। कौन था दोस्तों? कॉलिन मैकेंजी जो है ये भारत का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था 1815 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, जिनमें कुमाऊं से गोरखों की वापसी की बात कही गई है? तो ये हैं दोस्तों प्रोफेसर LL वर्मा। LL वर्मा जो हैं दोस्तों ये कुमाऊं से, इन्होंने अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी है, LL वर्मा ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों पॉल आर एहरलिच। पॉल आर एहरलिच ने द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, झुमड़ा है, तो झुमड़ा क्या है दोस्तों? तो झुमड़ा एक प्रकार के क्या है दोस्तों, थारुओं का नृत्य गीत है जिसको झुमड़ा कहा जाता है दोस्तों। तो थारू जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, झुमड़ा नृत्य को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? वो की गई दोस्तों CACP के द्वारा।
CACP के द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था? तो पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था दोस्तों? ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर था दोस्तों टिहरी रियासत में। भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया? तो जो MRTP जो कानून है दोस्तों, उसको निरस्त करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था राघवन समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो दोस्तों मद महेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? तो दोस्तों मद महेश्वर में की जाती है नाभि की पूजा। ठीक है दोस्तों, किसकी की जाती है? नाभि की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, एक निश्चित कूट में 1245 को 3 से, 3458 को 5 से और 4569 को 6 से कूटित किया जाता है, तो 6, 5, 8, 9 को कूटित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बाद 1, 2 के बाद 3 आना है। ऐसे 3, 4 के बाद यहाँ 5 आया, 4, 5 के बाद यहाँ 6 आया। तो इसी प्रकार अगला दिया है हमको 5, 6, 8, 9। तो दोस्तों यहाँ 5 और 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा। ठीक है, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वह है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ENIAC इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है दोस्तों, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब है न्यूमेरिकल एंड आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, ए का मतलब एंड है और सी का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म बन गई वो बन गई इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 86, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो चंद शासन के अंतर्गत दोस्तों जो नकद प्राप्त किया जाने वाला जो भूमि कर था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दोस्तों सिरती। क्या कहा जाता था दोस्तों? सिरती कहा जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? तो जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था उस दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? वो था दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन था दोस्तों? चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 88 है, सन 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1917 में दोस्तों पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की जो पहला अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1917 में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों जयदत्त जोशी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें देखें तो दोस्तों यहाँ पर 17 से 85, 17 पंचे 85 होता है दोस्तों। और अगर हम 5 को 3 से गुणा करें तो 3 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 15 आया है। यहाँ पर देखो दोस्तों 15 छक्के 90। ठीक है, 15 छक्के 90 होता है और 3 गुणा 6 करें तो आया है 18। आप देख सकते हैं 18 आया है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसका भाग 19 से भाग करेंगे 76 में
तो 4 बार जाएगा, 19 चौको 76 होता है, और 3 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों आएगा 12। कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा ये आएगा दोस्तों 12। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। तो अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1914 में। अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरमा गांव पतन स्थित है। तो मरमा गांव पतन जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मरमा गांव जो पतन है दोस्तों यह है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। कौन सा पतन है दोस्तों? ये मरमा गांव पतन। ठीक है दोस्तों, मरमा गांव पतन जो है गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो जो गढ़वाली प्रख्यात रचना जो भूमियाल है दोस्तों, वो किसके द्वारा रचित है दोस्तों? वो है अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। ठीक है दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये काम आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 9 मार्च 2018 में। 9 मार्च 2018 में उत्तराखंड के अंतर्गत सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों 4 क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, कितने क्षेत्रों का? 4 क्षेत्रों का एक सयाना क्षेत्र, 4 सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना के नाम से एक क्षेत्र होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर रोगों से संबंधित ये शब्द है, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग या रतौंधी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनमें से, ये इन्फ्लुएंजा यहाँ पर विषम शब्द है, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और ए जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो है इनमें किसी विटामिन से संबंधित नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये विषम शब्द कहलाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर कब बैठा? तो दोस्तों जो प्रदीप शाह जो शासक था गढ़वाल में, उस शासक ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी गढ़वाल क्षेत्र में। तो वो सिंहासन पर कब बैठा था प्रदीप शाह? तो प्रदीप शाह को सिंहासन में बैठा था दोस्तों 1717 ईस्वी में। 1717 में प्रदीप शाह जो है गढ़वाल में सिंहासन पर बैठा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, तो वह है दोस्तों शक्तियों का विभाजन। ये इसका संघीय लक्षण नहीं है। बाकी भारत के लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है, और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो ये भारतीय गणतंत्र के संविधान के संघीय लक्षण हैं, लेकिन शक्तियों का विभाजन यहाँ पर नहीं किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो जो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भाग जो है दोस्तों, इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दोस्तों सीरा राज्य। क्या कहा जाता था दोस्तों? सीरा राज्य के नाम से इस भूखंड को जाना जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, निम्न दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखें तो पहले 15 है, फिर 13,
फिर 26, फिर 28, फिर 14, फिर 12, फिर 24, फिर 26, फिर 13। तो दोस्तों इसमें अगली संख्या क्या आएगी? दोस्तों अगर हम इसमें सीक्वेंस की स्टडी करें तो आप देख सकते हैं पहले 15 है और 15 में से 2 कम किया तो 13, 13 दूना कर दिया फिर 26, 26 में 2 जोड़ दिया तो फिर 28, 28 का आधा किया तो 14। ठीक है दोस्तों, 14 में से 2 कम किया तो 12, 12 का 2 गुना हो जाएगा 24, 24 में फिर 2 जोड़ा तो 26 हो गया दोस्तों, और 26 का आधा किया तो 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला टर्न 2 कम करने का है दोस्तों, तो 2 कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 11 आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हम देखें फिर उसका डबल कर देंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आनी है दोस्तों वो आनी है आपकी 11। कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? वो आएगी 11। ठीक है, सीक्वेंस को आप समझिए, बहुत आसान है। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में थारू जो परिवार है इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है दोस्तों संघ। ठीक है, थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है? संघ नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है थारू परिवार को स्थानीय भाषा में संघ नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की कंटिन्यू क्लासेस के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप जा देख सकते हैं, और लगातार क्लास के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।